हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। आज हमारा डे 5 है क्रैश कोर्स का। अगर आप तैयारी करें एमएएस सीईटी बीसीए बीबीए बीएपीएम या फिर बीएमएस के लिए, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत सारी आप इसमें चीज़ें सीखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। और एक कोर्स जो है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि हम रन कर रहे हैं 26 ऑफ द मार्च से। तो ऑलरेडी ये हमारा 5th डे है जहाँ पे हम इंग्लिश पढ़ने वाले वंस अगेन। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर ऑफ इंग्लिश होने वाला है, जहाँ पे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वापस से पढ़ने वाले हैं। तो हमने डिसाइड किया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि ऑलमोस्ट 5 to 7 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे इस चैप्टर के लिए 2 लेक्चर्स डेडिकेट किए थे, बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब 40 में से अगर हम देखें तो 5 क्वेश्चंस यहाँ पे लगभग आरसी के आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन एट अ मिनिमम तो आ ही जाएंगे। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि इसको हम 2 लेक्चर्स का टाइम देंगे और थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, पिछला वाला लेक्चर अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, लिंक यहाँ कहीं फ्लैश हो रहा होगा, आप जाके एक बार क्लिक करके देख सकते हैं। वो लेक्चर जरूर देख लेना, फिर ये सेकंड वाला देखना। ओके, अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, फिर इस पे आ जाना, फिर आपके कुछ और भी जो डाउट्स वगैरह रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुछ लोग ना वीडियोस को स्किप कर करके देख रहे हैं, लाइक लेक्चर्स को स्किप करो। तो स्किप मत करो यार, देखो चोरी मेरे से नहीं होगी, चोरी आपसे ही हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि कल के दिन में हमने वीडियो अपलोड किया जब कंप्यूटर वाला, तो उसमें हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अब 30 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं और कुछ लोगों ने उसमें एंड में देख लिया, बोला कि सर आपने तो 15 क्वेश्चन कराए। तो ऐसा मत करो, पूरे 30 क्वेश्चन थे एक्चुअल में उसमें। ठीक है, 2 पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया था, इसलिए आपको 15-15 का 2 सेट था उसके अंदर एक्चुअल में। ओके, तो ऐसा मत करो, मेरे साथ चोरी नहीं हो रही है, चोरी आपके साथ हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए पूरा देखो, लेक्चर अच्छे से देखो, रिवाइज करो, नोट्स खुद के बनाते चलो। ठीक है, नोट्स वैसे भी हम दे रहे हैं, फिर भी चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आज नोटिफिकेशन नहीं लगा। आज के दिन में हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करेंगे वो 30 क्वेश्चंस, उप्स, नॉट 30, 15। ओके, सॉरी, कल के दिन का रिपीट। 15 क्वेश्चंस ही हैं आज के दिन में। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बिकॉज डिस्कशन थोड़ा आज ज़्यादा होने वाला है, इसलिए हमने क्वेश्चंस को थोड़ा कम रखा है। और एक चीज़ और, इसके नोट्स और वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, आप सभी लोगों को पता ही होगा कहाँ पे मिलेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज इसका नोटिफिकेशन हम लगाना भूल गए यहाँ पे, जस्ट मैं बता दे रहा हूँ आपको ओरली। ठीक है, 15 क्वेश्चंस इन टोटल हम यहाँ पे करेंगे। नोट्स और वर्कशीट्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो व्हाट्सएप या टेलीग्राम से। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर लास्ट एंड ऑफ दी हम वीडियो में आपको उसका QR कोड भी दे देंगे, आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि हम यहाँ पे डाउट ले लेते हैं पिछले क्लास से। तो पिछले क्लास में एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर वोकैबुलरी में ना प्रॉब्लम आ रही है, लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ईजी ही रहता है, डिफिकल्ट जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसीलिए हम ना यहाँ पे मिक्स टाइप का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ले रहे हैं, मतलब इजी वाला भी ले रहे हैं, डिफिकल्ट वाला भी ले रहे हैं, मीडियम वाला लेवल का भी ले रहे हैं। तो सारे टाइप के ना हम यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसलिए कवर अप कर रहे हैं आज के भी वीडियो में। आपको ऐसे 3 डिफरेंट टाइप्स के, हमने 3 यहाँ पे आरसी इसको रखे हैं। तो 3 आरसी में से ना इजी, मीडियम, डिफिकल्ट वाले सारे मतलब टाइप के हमने यहाँ पे आरसी को इंक्लूड किया है। ठीक है, चलो अब डिफिकल्ट वोकैबुलरी बिल्ड नहीं हो। देखो, वोकैबुलरी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट डे ऑफ द लेक्चर में कहा कि रीडिंग स्टार्ट करो, मैंडेटरी है, रीडिंग करो। ठीक है, रीडिंग करो, मतलब कुछ भी पढ़ो लेकिन रीडिंग करो, क्योंकि उसी से आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी। वोकैबुलरी देखो, मैं आपको सिखा नहीं सकता हूँ वोकैबुलरी, लाइक हम कुछ चीज़ों को, हम जो पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी वो हम बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं आपको, लेकिन सब चीज़ हम आपको बता सकते हैं ऐसा नहीं है, बिकॉज वोकैबुलरी ना ओवर द टाइम बिल्ड होता है। और क्योंकि अगर आपकी वोकैबुलरी कमज़ोर है तो सबसे बेस्ट जो आप काम कर सकते हैं, रीडिंग करो। रीडिंग कितना करना, 45 मिनट्स डेली डेफिनेटली रीडिंग करो, टाइम लगा लो, रोज का शेड्यूल बना लो। हम तो लेक्चर 7 बजे लेके आ रहे हैं ना, 7 बजे से 10 बजे तक चलो आपको हम एंगेज रखते हैं, बाकी दिन तो आप फ्री हो, अवेलेबल हो, वर्कशीट सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, वर्कशीट सॉल्व करने में टाइम लग गया, तो एक ना मॉर्निंग में एक रूटीन बना लो कि इतना टाइम तो रीडिंग करूंगा। कोई भी बुक ले लो, कुछ भी कर लो, रीडिंग करो। लेकिन हाँ, रीडिंग से ही आपकी वोकैबुलरी बनेगी, जो सिनोनिमस वर्ड्स हैं, एंटोनिमस वर्ड्स हैं, मीनिंग वाले चीजें हैं, एक सेंटेंस का मीनिंग
क्या निकल के आ रहा है, वो सारी चीज़ें ना आपको रीडिंग से ही आपकी सॉल्व होंगी, तो उसी से आपकी वोकैबुलरी अच्छी बनेगी, ठीक है? और डिफ़िकल्ट टू सॉल्व है, तो डिफ़िकल्ट टू सॉल्व हो रहा है, अगर डिफ़िकल्ट जा रहा है आरसी, तो इसके लिए सबसे बेस्ट काम जो कर सकते हैं ना, वो है कि और आरसीज़ को सॉल्व करो। ट्राई टू सॉल्व मोर आरसीज़, ठीक है? जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ईज़ियर बनेगा। प्रैक्टिस से, जिम में गए, पहले दिन आपने 5 किलो के डंबल्स उठा लिए, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट दर्द होता है, लेकिन उसी को रोज़ करते रहो तो बहुत ईज़ी हो जाता है। तो इसीलिए मोर आरसीज़। देखो जितना पॉसिबल है हम आपको वर्कशीट्स में प्रोवाइड कर देना, और ज़्यादा हम आरसीज़ आपको देने की कोशिश करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि हम आपको ना रेगुलर इंटरवल्स पे 4-4, 5-5 दिन में एक्स्ट्रा वर्कशीट्स दे दें आरसी के ऊपर। बिकॉज़ यहाँ से हमारे मेजर क्वेश्चन बनने वाले हैं ना, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा हम भी वो भी प्लान कर रहे हैं। तो देखो हम सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? बस शर्त ये है कि आप करते रहो, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले आरसी की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला आरसी। इसके लिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे लाइक हम 10 से 15 सेकंड यहाँ पे इस स्लाइड पे वेट करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम लगेगा तो पॉज़ करके आप रीड कर लेना, ठीक है? रीडिंग करनी है पहले। चलो, हो गया? आई होप सो। चलो एक बार अब सेकंड स्लाइड भी देख लो, फिर 10 टू 15 सेकंड्स। हम डिस्कस करेंगे एक बार यहाँ पे आरसी को ना, लास्ट वाले में हमने डिस्कस नहीं किया था। इस वाले में हम डिस्कस करेंगे इसको, आरसी को। रीड करके डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस नहीं किया था लास्ट वाले में, मुझे लगता है इसलिए थोड़ा कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, तो हम आज थोड़ा सिम्प्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को। ओके, चलो आ जाते हैं। तो ये रहा हमारा आरसी, पहला स्लाइड है। तो चलो पढ़ते हैं एक बार। रीसेंट एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड इट पॉसिबल फॉर जेनेसिस्ट टू find out abnormalities in the unborn fetus and take remedial action to rectify some defects which would otherwise prove to be fatal to the child. ओके, तो recent advances किस में हुए हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हैव मेड इट पॉसिबल फॉर जेनेसिस्ट। जेनेसिस्ट का मीनिंग क्या होता है? डॉक्टर्स जो कि जीन्स पे स्टडी करते हैं। जीन्स हमारे कोर मटेरियल्स होते हैं, लाइक हमारे बॉडी के मेन, लाइक हम कह सकते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग होते हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए, ये सब आप लोगों ने सुना होगा ना। अब मैं साइंस का लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, अब सब बाद में देख लेंगे, ठीक है? लेकिन जो जो डॉक्टर्स जीन्स पे स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं? जेनेसिस्ट, ठीक है? तो फाइंड आउट एबनॉर्मलिटीज। एबनॉर्मलिटीज मतलब यहाँ पे, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज का मीनिंग क्या होता है? प्रॉब्लम्स, ठीक है, या फिर क्रिटिकलिटीज। तो प्रॉब्लम्स एंड क्रिटिकलिटीज इन द अनबॉर्न फीटस। अनबॉर्न फीटस, फीटस जब भी एक मतलब एक हम बोल न्यू बेबी एक फॉर्मिंग स्टेज में रहता है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं फीटस, ओके। टेक रिमीडियल एक्शन टू रेक्टिफाई सम ऑफ द डिफेक्ट्स विच वुड अदरवाइज प्रूव टू बी फैटल। फैटल मतलब, फैटल मीन्स यहाँ पे होता है कि डेथ कॉजिंग, ओके। Like for example, an accident can be fatal for your health. Sorry, an accident can be fatal for you. फैटल मतलब डेथ कॉजिंग, ओके। फैटल मतलब डेथ कॉजिंग, तो जो चीज आपके लिए डेथ कॉज कर सके उसको हम फैटल बोलते हैं, ठीक है। तो रेमेडियल एक्शन मतलब कि तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले सकें, ताकि रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब कि टू उसको हम एक तरीके से कह सकते हैं, रेक्टिफाई के लिए अनदर वर्ड क्या हो सकता है? करेक्ट करना, ओके, टू करेक्ट इट। रेक्टिफाई के लिए अनदर वर्ड क्या हो सकता है? टू करेक्ट, ओके ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से इट इज़ पॉसिबल कि जेनेसिस आज के दिन में जो फीटस हैं, जो अनबॉर्न फीटस जो फॉर्म बन मतलब अनबॉर्न जो फीटस हैं, उसके अंदर क्या अबनॉर्मलिटीज़, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके डिफेक्ट्स को वो लोग एनालाइज कर सकते हैं, और वो फैटल नहीं हो, मतलब उसके लिए डेथ कॉजिंग नहीं हो, इसलिए उसको करेक्ट करने के लिए वो लोग यहाँ पे एक्शंस, रेमेडियल एक्शंस को बताते हैं। थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, अच्छा दो जेनेटिक, ये थ्रू नहीं है, दो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज स्टिल एट इट्स इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब होता है अर्ली स्टेज। साइंटिस्ट कैन नाउ प्रेडिक्ट विद ग्रेटर एक्यूरेसी अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो क्योंकि अभी भी मतलब फिलहाल में
फिलहाल में जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ही अर्ली स्टेज पे है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट कैन प्रेडिक्ट विथ हायर एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं है। ओके, ये चीजें हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट येट एन एग्जैक्ट साइंस, मतलब कि अभी तक ये कंप्लीट साइंस नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली फ्लरिश नहीं हुआ है, since they are not in a position to predict when to change the genetic order of a gene in germs. They are optimistic and are holding out that in the near future they might be successful in achieving this feat. So क्यों क्यों ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है? सिंस दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रेडिक्ट, मतलब वो अभी उस पोजीशन में नहीं, प्रेडिक्ट मीन्स टू, मतलब हम एक तरीके से अनुमान लगाना, ओके, गणना करना। तो वो अभी उस पोजीशन में नहीं है कि वो एग्जैक्टली वो टाइम बता सके कि कब जीन्स में चेंजेस होते हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि अभी तक एग्जैक्ट, बट अभी भी हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि काफ़ी ज़्यादा होपफुल है एंड होल्डिंग आउट कि एक दिन ऐसा आएगा फ्यूचर में कि ये जो पूरा साइंस होगा ये कंप्लीटली डेवलप्ड साइंस होगा, ओके, और हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट साइंस होगा। दे हैव हाउएवर एक्वायर्ड द एबिलिटी ऑफ इन मैनिपुलेटिंग टिश्यू सेल्स, मतलब मैनिपुलेटिंग मीन्स टू ट्रांसफॉर्म और चेंज, ओके। तो मैनिपुलेटिंग का मीनिंग होता है ट्रांसफॉर्म और चेंज, तो दिस इज द मीनिंग। तो क्या कर सकते हैं? एबिलिटी टू मैनिपुलेट और टू चेंज, मैनिपुलेटिंग टिश्यू सेल्स, तो टिश्यू सेल्स को की एबिलिटी है हमारे पास में। स्टिल जेनेटिक मिस इन्फॉर्मेशन कैन समटाइम्स बी डैमेजिंग फॉर इट, मे एडवर्सली इफेक्ट पीपल्स साइकोलॉजी, मतलब कि कभी कभी अगर इसका मिस इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मिस इन्फॉर्मेशन कभी कभी लोगों के साइकोलॉजिकली भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग कॉज कर सकता है। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में लीड टू अ टेंडेंसी टू ब्रांड सम पीपल एज इन्फीरियर्स, ओके। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में लीड टू अ टेंडेंसी टू ब्रांड सम पीपल एज इन्फीरियर्स, ठीक है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब जिसके पास नहीं है वो उसको ऐसा लगेगा कि हम इन्फीरियर है, जिसके पास है उनको लगेगा हम सुपीरियर है, तो वैसा भी थोड़ा हो सकता है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। चलिए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैन देयरफॉर बी अब्यूज्ड एंड its application in deciding the sex of the fetus and its subsequent abortion is now hotly debated on ethical lines. तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अब्यूज भी, मतलब कि इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन भी, सेक्स ऑफ द फीटस, मतलब फीटस का सेक्स क्या है उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड सब्सिक्वेंटली उसके बाद में, क्योंकि अगर सेक्स पता होगा तो फिर अबॉर्शन भी हो सकता है। इसलिए ये टॉपिक हॉटली डिबेटेड है ऑन एथिकल लाइन्स। एथिकल लाइन्स मतलब एथिकल का मीनिंग होता है करेक्ट, ओके, राइटफुल, करेक्ट या फिर राइटफुल, ओके। बट ऑन दिस इशू जेनेटिसिस्ट कैन नॉट बी स्क्वेयरली ब्लेम, मतलब इस बात पे जेनेसिस को डायरेक्टली हम ब्लेम नहीं कर सकते, दो दिस चार्ज हैज ऑफन बीन लेवल एट देम, मतलब कि हम लेवल, जैसे हम उनको ऊपर हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जेनेसिस की वजह से हो रहा है, बट ये जेनेसिस की वजह से नहीं हो रहा है, ये जेनेसिस की वजह से नहीं हो रहा है। इसका मेन, अब जैसे डिसीजन मेकर्स तो अल्टीमेटली पेरेंट्स हैं ना, तो इसीलिए इट इज मेनली डिटेक्टिंग डिसऑर्डर, बट हाँ, इट इज मेनली डिटेक्टिंग डिसऑर्डर्स, मतलब कि मेनली इसका काम क्या है? डिटेक्टिंग डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट कर। बट साइंटिस्ट होप टू रिड्यूस द कॉस्ट व्हेन टेक्नोलॉजी बिकम्स मोर एडवांस्ड इन रिच कंट्रीज, टेक the USA, UK and Japan. It remains to be seen if in the future this science will lead to the development of a race of a supermen who will be able to obliterate disease from the world. Obliterate means remove, okay, or to eradicate, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसका मेन काम क्या है? डिटेक्ट करना डिजीजेस को, लेकिन उसके साथ में ही इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट इम्प्लीमेंटेड है। तो वो कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकता है जब बहुत सारे एडवांस कंट्रीज में, रिच कंट्रीज में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज बन जाएंगी जो कि इसका कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगी। और आगे के टाइम में ऐसा हो सकता है कि जो ये हमारे पास में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, एक दिन ऐसा एक सुपरमैन बन सकता है कि जो सारे के सारे डिजीजेस को जीन्स के अंदर, जब मतलब जब एक फीटस बनता है तभी के तभी हम उसको जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मीनिंग था इस पैराग्राफ का। तो इस बार मैंने थोड़ा सा रीड करके भी आपको बता दिया, एक्सप्लेन किया ताकि आप समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन रहा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन मीनिंग एज द वर्ड ऑब्लिरेट,
यूज्ड इन द पैसेज। ओके, ऑब्लरेट, ऑब्लरेट देखो यहाँ पे हाइलाइटेड वर्ड है, इसका मीनिंग बताना है। वाइप आउट, वाइप ऑफ, वेरी लिटरेट या रिमूव। तो इसमें क्या हो सकता है, देखो हमने जस्ट अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बता दिया, ऑब्लरेट का मीनिंग रिमूव या इरेडिकेट होता है। और सेंटेंस भी देखो कभी कभी ना अगर मीनिंग समझ में नहीं आया तो क्या करना चाहिए। अच्छा, अब ये एक अच्छा सवाल है कि सुपरमैन हु विल बी एबल टू ऑब्लरेट डिजीज फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ऑब्लरेट डिजीज मतलब यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को भी रीड करोगे तो यहाँ पे हम उससे भी समझ सकते हैं कि सेंटेंस रीडिंग से भी कि ऑब्लरेट का मीनिंग समथिंग रिमूवल से हो सकता है या फिर समथिंग खत्म करने से हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन बनता है। बढ़ते हैं दूसरे तरफ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिगार्डिंग द रीजंस ऑफ द प्रोग्रेस in in term regarding the reasons for progress in genetic engineering, which of the following is term regarding the reason for progress। तो रीजन बताना है जो कि प्रोग्रेस के लिए है। पुअर कंट्रीज नीड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पुअर कंट्रीज को इसकी जरूरत है, रिच कंट्रीज को नहीं है, तो ये भी नहीं। ओके, इट हैज बिकम पॉपुलर सब्जेक्ट, ओके नहीं। इकोनॉमिकली एंड साइंटिफिकली एडवांस कंट्रीज कैन प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सच रिसर्च, यस। नाउ यहाँ पे देखो हमने कहीं पे पढ़ा भी था कि एक्वायर्ड, सॉरी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है, reduce the cost of the technology becomes more advanced in rich countries, take USA, UK एंड जापान। तो इकोनॉमिकली एंड साइंटिफिकली जो एडवांस कंट्रीज हैं ये क्या कर सकते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं इस रिसर्च के लिए। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ह्यूमन बींग्स आर इंटररिलेटेड टू हेरिडिटरी, ये भी रॉन्ग ऑप्शन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द क्वेश्चन ऑफ अबॉर्शन इज, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ही कहीं हमने पढ़ा था कि द क्वेश्चन ऑफ द अबॉर्शन, अबॉर्शन इज हॉटली डिबेटेड, सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ऑप्शन ए, ये डायरेक्ट ऑप्शन था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो कौन सा ट्रू नहीं है? एक्वायर्ड एबिलिटी टू डिटेक्ट डिसऑर्डर इन अनबॉर्न बेबीज, यस ये है, ये तो राइट है। पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज, यस ये देखो यहाँ पे हमने कहीं पढ़ा था कि हाँ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैन बी देयरफॉर बी अब्यूज, तो पॉसिबिलिटी है अब्यूज हो सकता है। इंक्रीज टेंडेंसी टू मैनिपुलेट जीन सेल्स, ये नहीं पढ़ा था। एक्वायर्ड एबिलिटी टू मैनिपुलेट टिश्यू सेल्स, ये देखो यहाँ पे एबिलिटी टू मैनिपुलेटिंग टिश्यू सेल्स, ये तो मैंने आपको बताया था, तो ये ट्रू है। ऑप्शन सी इज द रॉन्ग ऑप्शन, तो यहाँ पे राइट जो बनता है वो ऑप्शन सी है। रॉन्ग ऑप्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा नॉट ट्रू ना, तो इसलिए रॉन्ग ऑप्शन है, बट आंसर के लिए सी ऑप्शन ही चाहिए था। ठीक है, बढ़ते हैं फिफ्थ। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द नॉलेज अबाउट द हेरिडिटी हैज मेड जेनेसिस्ट, ओके, तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज हैज मेड द जेनेसिस, तो इसमें से क्या? रेकलेस, ऑप्टिमिस्टिक, इंट्रोस्पेक्टिव या एरोगेंट। ओके, तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ द नॉलेज अबाउट द हेरिडिटी हैज मेड जेनेसिस। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब, अच्छा चलो मीनिंग समझ लेते हैं पहले। रेकलेस का मीनिंग होता है कि हम यहाँ पे बीइंग नॉट केयरफुल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, ओके, हम कॉन्सिक्वेंसेस के लिए केयरफुल नहीं है। ओके, बीइंग केयरलेस बोल सकते हैं अबाउट इफेक्ट्स या फिर कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, ऑप्टिमिस्टिक होपफुल, इंट्रोस्पेक्टिव नॉलेज सीकिंग। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब कि जैसे जिसको ना बहुत ज़्यादा ऐसा मन रहता है कि किसी चीज़ के अंदर क्या छुपा हुआ है उसको जानने की, तो उसको हम नॉलेज सीकिंग इंट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। एरोगेंट मतलब कि बैड बिहेवियर या फिर एटीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या? बीइंग केयरलेस अबाउट दी राइट नाउ जेनेसिस्ट आर हाउ दे आर बीइंग केयरलेस, मतलब वो केयरलेस है। क्यों? जैसे हमने यहाँ पे बात की ना कुछ चीज़ों के बारे में कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैन लीड, मतलब यहाँ पे कैन समटाइम्स प्रोवाइड मिस इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैन बी अब्यूज्ड फॉर इट्स एप्लीकेशन, तो सेक्स डिटर्मिनेशन। तो राइट नाउ हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, वो अभी हम उसके ऊपर डिसीजन ज़्यादा नहीं ले रहे, तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पैसेज।
ये छोटा वाला है। हाँ, इसके पहले जो अभी हमने यहाँ पे किया था ना, ये मीडियम टाइप का था। मीडियम टाइप का क्यों? क्योंकि यही टाइप का हमेशा मोस्टली आता है, ठीक है? तो ये मीडियम टाइप वाला था और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सबसे ईज़ी टाइप वाला है, ठीक है? अगर ऐसा टाइप का आ गया तो आपकी लॉटरी है फिर 5 मार्क्स के लिए, ओके? तो 10 सेकंड्स फॉर यू। ओके, चलो बढ़ते हैं। एक बार रीड करते हैं, समझने को। आई मस्ट फाइंड अ हाइडिंग प्लेस ही थॉट इन द नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स और आई एम, ये आई है, 1 हो गया है, और आई एम डन फॉर। तो एक पर्सन है जो सोच रहा है, क्या सोच रहा है? आई मस्ट फाइंड अ हाइडिंग प्लेस, मतलब कि छुपने के लिए जगह, मतलब मुझे फाइंड करनी चाहिए इन फ्यू सेकंड्स, और आई एम डन फॉर, मतलब कि या तो फिर मेरा काम खत्म हो गया है यहाँ पे। स्कैर्सली स्कैर्सली हैड द थॉट क्रॉस्ड हिज, स्कैर्सली मतलब कि बहुत ही रफली, मतलब कि बहुत ही स्लाइड सा ऐसा थॉट उसके दिमाग में आया। क्रॉस्ड हिज माइंड when the lane took a sudden turning so that he found himself hidden from his pursuers. ओके, यहाँ पे क्या बोला कि जस्ट ये थॉट उसके माइंड में आया ही था। when the lane took मतलब लेन मतलब यहाँ पे रोड, ओके, या फिर स्ट्रीट, took a sudden turning so that he found himself hidden from the pursuers का यहाँ पे मीनिंग है कि पीछा करने वाले, ओके? और फॉलोअर्स मतलब कि कोई उसका पीछा कर रहा था तो उससे उनको उसको छिपना था, इसलिए उसने क्या किया, रोड पे एक टर्न आया तो तुरंत उसने टर्न ले लिया। देयर आर सर्कमस्टेंसेस इन विच द लीस्ट एनर्जेटिक ऑफ द मैन लर्न टू एक्ट विथ स्पीड एंड डिसीजन। तो कभी कभी कोई कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं, सर्कमस्टांसेस का मीनिंग क्या होता है? सिचुएशंस। कभी कभी कोई कोई सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे लीस्ट एनर्जेटिक मतलब कि जो सबसे आलसी आदमी होता है ना, वो भी क्या करता है, उसका भी दिमाग ना बहुत तेज, मैनकाइंड लर्न टू एक्ट विथ स्पीड एंड डिसीजन। अच्छा, लीस्ट एनर्जेटिक मैन मतलब यहाँ पे बोलना चाहता है कि जो ये पर्सन है ये बहुत ही आलसी काइंड का आदमी है, इसीलिए इस सेंटेंस को यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है? दिस वॉज सच एन ओकेजन फॉर रहमत अली। अच्छा, उस पर्सन का नाम क्या है? रहमत अली, इस पर्सन का नाम है। एंड दोज हु न्यू हिम बेस्ट वुड हैव बीन द मोस्ट एस्टोनिश्ड एट द लैड्स बोल्डनेस। एस्टोनिश मतलब कि चौंक जाना, ओके? टू बिकम बी शॉक्ड मतलब कि अस्टोनिश मतलब टू बिकम चौंक जाना एक तरीके से। एट द लैड्स बोल्डनेस, लैड्स बोल्डनेस मतलब कि इस पर्सन के बोल्डनेस मतलब इतना बोल्ड डिसीजन इसने लिया, मतलब इतना फटाफट मतलब अपना दिमाग लगा रहा है, इसलिए लोग इससे चौंक जाएंगे कि ये तो इतना आलसी आदमी था, ये तो इतना ऐसा आदमी था, तो ये क्यों इतना मतलब कैसे ये कर ले रहा है इसमें, ठीक है? ही स्टॉप्ड डेड he stopped dead, threw the box of the jewelry over a garden wall। ठीक है, अच्छा इसने क्या किया? he stopped dead मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग होता है कि एक मतलब एक बुरा सिचुएशन को उसने मतलब कि दूर किया। थ्रू द बॉक्स ऑफ ज्वेलरी ओवर अ गार्डन वॉल, तो उसने एक उसके बाद बॉक्स ऑफ ज्वेलरी थी उसको एक गार्डन वॉल के साइड में फेंक दिया। लीपिंग अपवर्ड्स विथ इनक्रेडिबल लाइटनेस he seized the top of the walls with his hands and tumbled headlong into the garden। तो उसने क्या किया कि वो गार्डन वॉल की तरफ मतलब वहां पे बॉक्स ऑफ ज्वेलरी को उस साइड फेंका, और लीपिंग अपवर्ड्स मतलब कि मूविंग अपवर्ड्स विथ एन इनक्रेडिबल लाइटनेस मतलब कि फटाफट वो चढ़ने, लाइटनेस मतलब कि बहुत ही स्पीडी से, ओके? ऐसा चढ़ रहा था जैसे कि बहुत ही हल्का है। ही सीज द टॉप ऑफ द, सीज मतलब कैप्चर्ड द टॉप ऑफ द वॉल with his hands and tumbled headlong into the garden। और क्या हुआ, वहां पे पहुंचा और फिर उस साइड जब जाने लगा तो वो टम्बल मीन फॉल, वो अपने सर की तरफ ही गिर गया। तो ये इस पैसेज का यहाँ पे मीनिंग है, ठीक है? चलिए हम पढ़ते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। द एक्सप्रेशन टू स्टॉप डेड, स्टॉप डेड का मीनिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे था कहीं पे ही स्टॉप डेड, तो स्टॉप डेड का मीनिंग क्या होता है? टू डाई सडनली नहीं, टू क्लोज टू डेथ नहीं, टू बी पैरालाइज्ड, टू कम टू एन कंप्लीट हॉल्ट, टू कम टू, इसका ऑप्शन डी होगा कि मतलब कोई चीज़ को स्टॉप करना, कोई ऐसी चीज़ है जिसको स्टॉप करना, ओके? तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। रहमत अली इज मोस्ट लाइकली अ नाइट वॉचमैन, अ जॉगर, अ बल्गर और अ पुलिसमैन। बल्गर का यहाँ पे मीनिंग होता है बर्गलर, सॉरी बर्गलर का मीनिंग होता है यहाँ पे थीफ, ओके? तो मतलब ये देखो इसके पास में ये भाग रहा है,
इसके पास में एक ज्वेलरी बॉक्स है और ये छुपने की भी कोशिश कर रहा है कुछ लोगों से। तो ये क्या है? एक बर्गलर है। तो ऑप्शन सी मतलब कि एक थीफ है, चोर है कहीं ना कहीं। ठीक है। There are circumstances in which the least energetic of mankind learn to act with speed and decision, and the most cautious forget their care. तो रहमत अली illustrates this by, तो कभी कभी एंड द मोस्ट कॉशियस फॉरगेट देयर केयर। तो ये कौन से इसकी एक्टिविटी से मतलब हमको समझ में आता है कि क्या होता है कि मतलब कि जो लीस्ट एनर्जेटिक मैन होता है वो ज़्यादा सोचता नहीं है और डिसीजन लेता है फटाफट, और उसी के चक्कर में वो अपना केयर करना भूल जाता है। मतलब ओके, हमेशा जो कि अपना केयर करता रहता था वो अपना भूल जाता है। ये किस एक्टिविटी समझ में आता है? ये टर्निंग इनटू द लेन नहीं, जंपिंग इनटू द गार्डन, यस जंपिंग इनटू द गार्डन। तो रनिंग अवे फ्रॉम द परसुअर्स नहीं, स्टॉपिंग डेड नहीं, यहाँ पे जंपिंग, बिकॉज इसने बिना सोचे समझे क्या किया, चढ़ गया, मतलब दीवार चढ़ने लगा और क्या हुआ, सर के बल गिर गया। ओके, टम्बल्ड हेडलॉन्ग इनटू द गार्डन। ओके, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज रहमत अली ओरिजिनली? अच्छा, रहमत अली ओरिजिनली कैसा था? हमने अभी अभी यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे इसके लिए लीस्ट एनर्जेटिक ऑफ मैनकाइंड यूज किया है। दैट मीन्स हाउ वॉज ही वॉज लेजी एंड इनडिसाइसिव। मोस्टली कैसा था? लेजी एंड इनडिसाइसिव। स्लो एंड स्टडी नहीं था, बोल्ड एंड डिसाइसिव नहीं था, रिफ्लेक्टिव इन नेचर था, ऐसा नहीं था। ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। रहमत अली फाउंड हिमसेल्फ हिडन फ्रॉम हिज परसूअर्स बिकॉज he stopped dead. He had acted with speed and decision. He had gone round an unexpected bend. His pursuers could not run fast as. He stopped dead? नहीं. He acted indecisive? नहीं. He had gone round an unexpected bend. Unexpected bend का मतलब होता है, यहाँ पे bend का मीनिंग हो रहा है टर्न। ओके, तो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न, इसने देखो ना, रोड यहाँ पे सडन टर्निंग बोला गया है ना यहाँ पे, इसीलिए मैंने पहले पैसेज को रीड करवाया था। देखो, इसलिए तो वहाँ से हमको पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है, तो पूरा पैसेज अगेन एंड अगेन रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जस्ट मतलब हमको स्टोरी पता है, तो अनएक्सपेक्टेड टर्न उसने एक ले लिया था ना, तो उसी से उसने क्या किया, इस परसूअर्स को से अपने मतलब जो उसका पीछा करना उनसे छुप पाया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैसेज की तरफ। ये जो पैसेज है ना, ये डिफ़िकल्ट टाइप वाला है। ओके, ये डिफ़िकल्ट टाइप वाला पैसेज है, तो थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी आप लोगों को समझने में। ठीक है, क्यों समझने में डिफ़िकल्टी होगी? बिकॉज थोड़े से इसमें ना वोकैबुलरी ज़्यादा है, ये वोकैबुलरी वाले वर्ड्स ना ज़्यादा हैं। चलो ठीक है, पढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इन अ वर्ल्ड स्टिल चर्निंग आउट trendy throwaway fashion pieces at breakneck speed, the idea of upcycle refashion apparel can be an anomaly. Okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन द वर्ल्ड चर्निंग आउट ट्रेंडी थ्रो अवे फैशन, मतलब कि चर्निंग आउट मतलब यहाँ पे कि बनाते जाने। ओके, टू क्रिएट, गो ऑन क्रिएटिंग। ओके, चर्निंग आउट थ्रो अवे फैशन पीसेस मतलब कि आज के दिन में कैसा फैशन पीसेस मतलब कि कपड़ों की बात हो रही है। हम कपड़े कैसे बना रहे हैं? बहुत ही फास्ट स्पीड से बना रहे हैं, बहुत ट्रेंडी फैशन वाले बना रहे हैं। और मोस्टली लोग कैसे यूज़ करते हैं कपड़ों को? एक बार यूज़ किया, फेंक दिया, एक बार, दो बार, तीन बार यूज़ किया, फिर उसको रख दिया कहीं पे। तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्रेक नेक स्पीड। ब्रेक नेक स्पीड मतलब कि वेरी फास्ट। ओके, वेरी फास्ट, या फिर इसको हम दूसरा भी कह सकते हैं कि डेंजरस स्पीड। ओके, डेंजरस। तो अगर आप जैसे समझो बहुत ही तेज गाड़ी चला रहे हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ब्रेक नेक। सो ही वॉज ड्राइविंग द कार विद ब्रेक नेक स्पीड, मतलब कि वेरी डेंजरस स्पीड। द आइडिया ऑफ अपसाइकल और रीफैशन अपैरल कैन बी एन अनॉमली। अनॉमली मतलब कि समथिंग दैट इज वेरी अनकॉमन। ओके, तो ये बहुत ही दूर दूर तक मतलब यहाँ पे हमको नहीं समझ में आता है कि कैसे इसको हम मैनेज करेंगे। बट it is a continuously growing trend and is one of the most sustainable things people can do in fashion. मतलब it is a continuously growing trend and it is one of the most sustainable things people can do in fashion. मतलब कि recycling. ओके, यहाँ पे रिसाइकलिंग और रीफैशन के बारे में अगर ऐसा करें तो ये बहुत ही सस्टेनेबल मतलब ये बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है ह्यूमन मैन का। एज अपसाइकलिंग मेक्स यूज ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीसेस। अपसाइकलिंग में क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग पीसेस हमारे पास में बचे रह गए, ओके, जो बचे। अपसाइकलिंग और रिसाइकलिंग में डिफरेंस है। रिसाइकलिंग में मतलब कि यूज्ड प्रोडक्ट को हम लोग रिसाइकल करें। अपसाइकलिंग में क्या होता है कि जो बच जाता है रॉ मटेरियल, जैसे कि आपने अगर एक शर्ट बनाया तो वहाँ पे कुछ कपड़ा बच जाएगा, तो उस कपड़ा जो बचा हुआ कपड़ा उसको हम यहाँ पे जब यूज करें दैट इज कॉल्ड एज एन अपसाइकलिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, अपसाइकलिंग मेक्स यूज ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीसेस. It often uses few resources.
in its creation and actually keeps unwanted items out of the waste stream. ओके तो उसकी उसमें क्या करता है, बहुत ही फ्यू रिसोर्सेज लगता है और अनवांटेड आइटम्स मतलब कि को बहुत दूर, मतलब अनवांटेड मतलब वेस्ट जो क्रिएशन है उसको हम थोड़ा दूर रखते हैं यहाँ से, ठीक है. देर आर मोर टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड टुडे देन कैन बी देन इन द वर्ल्ड टुडे देन कैन बी यूज. आज के दिन में क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा टेक्सटाइल प्रोड्यूस है, मतलब ज़्यादा कपड़े प्रोड्यूस है जो कि एक्चुअली यूज भी नहीं हो सकते. एंड वंस दीज क्लोथ्स हैव फुलफिल्ड देयर यूजफुल लाइव्स दे आर सेंट टू द लैंडफिल और डोनेटेड टू थ्रिफ्ट स्टोर्स. तो एक बार उनका जब काम यूजफुल लाइफ मतलब कि उनका काम हो गया तो या तो वो लैंडफिल मतलब कि एक तरीके से फेंक दिए जाते हैं और दे आर डोनेटेड टू थ्रिफ्ट स्टोर्स. थ्रिफ्ट स्टोर्स मतलब कि एक तरीके से सेकेंड हैंड कपड़ा या रीसेल स्टोर्स. ओके तो कुछ ऐसे महंगे कपड़े होते हैं जो रीसेल भी होते हैं, ठीक है, तो वैसी जगहों पे भेज दिए जाते हैं. This is not as beneficial as people think, as only about 20 to 30% of donated clothing is actually resold. Because कि इट इज़ नॉट एज बेनिफिशियल, मतलब रीसेलिंग लो हमको लगता है कि बेनिफिशियल हो सकता है बट ऐसा नहीं है, बिकॉज ओनली 20 to 30% जो डोनेटेड क्लोथ्स होते हैं वो रीसेल होते हैं. मैसिव अमाउंट्स ऑफ डोनेटेड क्लोथिंग दैट आर नॉट डीम्ड एज रीसेलेबल, मतलब कि मैसिव अमाउंट ऑफ कपड़ा जो कि मतलब रीसेल नहीं होता है इन यूएस आर शिप टू डेवलपिंग कंट्रीज. मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज में मतलब कि जो अब यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री तो वो क्या करता है डेवलपिंग कंट्रीज में उसमें भेज देता है, इनंडेटिंग देम विथ अननेसेसरी गुड्स. इनंडेटिंग मतलब कि मेकिंग यूजलेस देम विथ अननेसेसरी गुड्स, मतलब कि उनको इतना कपड़े भेज देता है दैट stifle an emerging economy. That stifle means to kind of and stop an emerging economy development in textile. तो अगर हम जैसे समझो कि यूएस इंडिया में बहुत सारे कपड़े भेज दे तो क्या होगा, इंडियन जो टेक्सटाइल इकोनॉमी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी ना, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास में इतनी भारी मात्रा में इंपोर्ट्स आ रहे हैं दूसरे देश से. तो अगर वैसा करते हैं तो उससे भी क्या हो सकता है कि एक इकोनॉमी बंद हो सकती है. while many people have while many people may have an idea that they are helping clothe the poor in these countries, access to the internet and cell phones has made many of these countries more fashion forward recently. तो बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि अगर वो लोग कपड़े भेज रहे हैं ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में तो वहाँ पे उनको पहनने के लिए कपड़े मिल जाएंगे, बट बिकॉज ऑफ द रीसेंट इंटरनेट एंड द सेल फोन्स अवेलेबल तो वो कंट्रीज ऑलरेडी काफ़ी फैशन फॉरवर्ड हो चुके हैं एंड दे मे हैव नो इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन कास्ट ऑफ, और उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अमेरिकन कास्ट ऑफ मतलब एक तरीके से जो चीज़ें यूज़ करके मतलब दूसरे को दी जाए उसको हम बोलते हैं कास्ट ऑफ. ओके तो उनको अमेरिकन कास्ट ऑफ में कोई इंटरेस्ट, सिंस दिस मॉडल relies on a waste economy, what happens when exportation is no longer an option. तो ये एक वेस्ट इकोनॉमी मतलब कि वेस्ट को डील करने का तरीका है, और क्या होगा जब एक्सपोर्टेशन ही कोई ऑप्शन नहीं बचा रहे, मतलब कि एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन ही खत्म हो जाए इसी कंट्रीज में, तो क्या होगा. दिस इज वेयर अपसाइक्लिंग ऑफर्स एन आंसर. सेकंड पैसेज है हमारा, दिस इज वेयर अपसाइक्लिंग मतलब अपसाइक्लिंग यहाँ पे एक आंसर हमको देता है. Okay, upcycling is a way of processing an item to make it better than original. तो एक प्रोसेस है जिसमें हम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मतलब ओरिजिनल से भी अच्छे. इट कैन बी डन ईदर यूजिंग प्री कंज्यूमर और पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. प्री कंज्यूमर या फिर पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं. प्री कंज्यूमर वेस्ट क्या होता है समझ लेते हैं. प्री कंज्यूमर वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड वाइल आइटम इज बीन मैन्युफैक्चर, मतलब जैसे शर्ट बना रहे हैं तो जो कपड़ा बचा हुआ रह गया, जो कटा हुआ बच गया, उसको हम बोलते हैं प्री कंज्यूमर वेस्ट. ओके और पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द फिनिश गुड रीचिंग एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइन फॉर द, मतलब कि पोस्ट कंज्यूमर क्या होता है कि आपने एक कपड़ा लिया, आपने पहना, उसके थोड़े दिन बाद में फिर वो कपड़ा मतलब हमारा जब उसका लाइफ ख़त्म हो गया तो उसको जो बच गया अब वो वेस्ट जो क्रिएट हो रहा है उससे हम उसको बोलते हैं पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट. ओके upcycling stops adding stuff to a world that is already overwhelmed with material things and reuses materials in creative and innovative ways. तो upcycling क्या करता है, stop adding stuff मतलब कि जो और भी चीज़ें बन रही हैं उनको stop करता है थोड़ा बहुत, और reuses materials in a more creative and innovative मतलब कि और भी अच्छे से producing original often one of a kind item that फ्रॉम वॉट मेनी कंसिडर टू बी वेस्ट. तो वन ऑफ अ काइंड मतलब कि यूनिक आइटम्स वो लोग यहाँ पे, वन ऑफ अ काइंड यहाँ पे एक वर्ड है दैट मीन्स यूनिक. तो यूनिक आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं हम दैट मोस्टली मतलब बाकी लोग कंसिडर करते हैं कि एज अ वेस्ट. इट इज़ अ वे ऑफ
way for companies and designers to be more efficient with the leftover materials such as upholstery, straps, scraps and vintage textiles. सच अपॉल्स्ट्री मतलब कि जैसे अपॉल्स्ट्री मतलब वो फैब्रिक जिससे हम जैसे सीट्स, सोफा, कुशन ये सब बनाते हैं ना, उसको अपॉल्स्ट्री बोलते हैं. ठीक है. टू गिव हिम लाइफ टू वोन आउट जीन्स एंड टेटर टी शर्ट्स. तो क्या हो सकता है यहाँ इसकी वजह से अपसाइक्लिंग, कंपनीज और डिजाइनर्स मोर एफिशिएंट मतलब मोर बेटर हो सकते हैं, जिसमें वो लोग लेफ्ट ओवर मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो अपॉल्स्ट्री स्क्रैप्स है और विंटेज टेक्सटाइल्स है, तो उनको यूज़ कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं, गिव न्यू लाइफ टू वोन आउट जीन्स एंड टेटर टी शर्ट्स. वेदर एज एवरीडे अपैरल और रनवे एग्जीबिशन पीसेस, मतलब कि एवरीडे अपैरल मतलब कि रोज पहनने वाला, या फिर रनवे एग्जीबिशन पीसेस मतलब कि या फिर फैशन के लिए जैसे मॉडलिंग के लिए यूज किया. अपसाइक्लिंग कैन चैलेंज कल्चरल कोड्स, क्वेश्चनिंग व्हाट वी कंसीडर टू बी थ्रैश वर्सेस फैशन और ब्यूटीफुल वर्सेस अगली. मतलब कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है, इट कैन बी क्वेश्चनिंग बिकॉज हम थ्रैश किसको कंसीडर करते हैं, फैशन किसको कंसीडर करते हैं, या फिर ब्यूटीफुल या अगली का डेफिनेशन क्या है. For some, it can be a connection to our heritage, incorporating vintage clothing or using family heirloom to create an original uh, piece, preserving a bit of history. ओके. सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि विंटेज क्लोथिंग को हम यूज़ करें और उससे हम थोड़ा सा मतलब जो कपड़े बहुत पहले बनाए गए हैं और फिर कोई या फिर कोई बहुत पुरानी टेक्निक से बनाए उनको यूज़ करके हम और अच्छे बना सकें. ठीक है. तो ये हमारा कंप्लीट पैसेज था. चलिए बढ़ते हैं. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 11th क्वेश्चन. एनॉमली का मीनिंग बताना है. एनॉमली, एनॉमली यहाँ कहीं देखा था हमने. यस, एनॉमली. अनसूटेबल, एबनॉर्मेलिटी, डिफरेंस, absurdity. इसका मीनिंग क्या हो सकता है? ओके. इसका मीनिंग होगा abnormality. Okay, so the meaning for this will be abnormality, मतलब कि जो नॉर्मल नहीं है. ओके. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ. सिंस दिस मॉडल रिलाइज ऑन वेस्ट इकोनॉमी. ओके. सिंस दिस मॉडल रिलाइज ऑन वेस्ट इकोनॉमी, देखो यहाँ लास्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में पढ़ा था. द राइटर कॉल्स इट एज वेस्ट इकोनॉमी बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ व्हाट, कीपिंग अनवांटेड पीसेस ऑफ क्लोथिंग out of thrift stores by reusing them, dumping poorer countries with the materials that Americans find unnecessary, reselling used items via the internet and other social media, buying and disposing large amounts of goods that are unnecessary. Okay. Waste economy, तो यहाँ पे buying of the goods and disposing large amounts of goods that are unnecessary. तो बाय दिस वेस्ट इकोनॉमी ही इज ट्राइंग टू मीन दिस थिंग. ओके. मतलब कि एक कंट्री जो पुअर कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री, वो उसको कम प्राइस से बाय करती है और उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे कंट्री का जो लार्ज गुड्स होता है जो कि अननेसेसरी, वो वहाँ पर डिस्पोज हो जाता है. ओके. बाय दिस ही इज ट्राइंग टू मीन दैट. ओके. ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. द एंड प्रोडक्ट ऑफ अपसाइक्लिंग इज वेरी ऑफन बेटर देन द ओरिजिनल आइटम. अच्छा, नॉट ट्रू बताना है. एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नॉट ट्रू बताना है, ट्रू नहीं, नॉट ट्रू. ओके. जो रॉन्ग है यहाँ पे वो बताना है. द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अपसाइक्लिंग इज वेरी ऑफन बेटर देन द ओरिजिनल आइटम. यस, ये हो सकता है. अपसाइक्लिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू वेस्ट रिड्यूस्ड एंड ग्रीनर एनवायरमेंट. यस, ये भी राइट हो सकता है. अपसाइक्लिंग स्टिफल्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन फैशन डिजाइनर. स्टिफल्स का मीनिंग होता है स्टॉप. तो क्या अपसाइक्लिंग स्टॉप करता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को फैशन डिजाइन्स में? नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमने कहीं पढ़ा था कि इट इंक्रीजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. सो इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग बनता है. अच्छा, एक बार इसको कंफर्म करने पे डी भी पढ़ ले. अपसाइक्लिंग चैलेंजेस एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ वेस्ट, ब्यूटी एंड यूज. यस, अपसाइक्लिंग क्या करता है? चैलेंज करता है एक्सेप्टेड नॉर्म्स किसका? वेस्ट का. यहाँ पे देखो लास्ट में था थ्रैश वर्सेस फैशन वर्सेस ब्यूटी वर्सेस अगली, तो इसको भी चैलेंज, तो ये भी ऑप्शन राइट बनता है. तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है, ऑप्शन सी इज द रॉन्ग ऑप्शन और इसलिए बनता है दिस इज नॉट ट्रू. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. चलो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट. Which of the following sentences best captures the main idea of the text? तो which of the following best idea को यहाँ पे मेन आइडिया कैप्चर करता है? अपसाइक्लिंग प्रमोट्स reusing materials in new ways, thereby reducing waste. Upcycling is a new trend that has taken the fashion world by storm. Upcycling is a trend that is unlikely to survive in the fickle of the world fashion. Upcycling is possible only in the textile industry where wastage is massive. No. Upcycling promotes
This option A will be the right option. Reusing materials in new ways, thereby reducing waste. Option A. Okay. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ. Okay, this extract is most likely from. Okay, ये extract मतलब part. Okay, और piece ऑफ अ कंटेंट. एक कंटेंट का, एक बड़े कंटेंट का एक पार्ट या पीस जब हम लेते हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट या पीस ऑफ दैट. दिस एक्सट्रैक्ट इज मोस्ट लाइकली फ्रॉम. कहाँ से लिया जा सकता है, मतलब हमको एक्सपेक्ट करना है. अ जर्नल आर्टिकल ऑन रिसाइकलिंग एंड रीयूज, अ टॉक ऑन ट्रेंड्स इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, अ ब्लॉग ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट, अ मैगजीन आर्टिकल ऑन सस्टेनेबल फैशन. तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन डी हो सकता है. क्यों? बिकॉज एक सस्टेनेबल फैशन के ऊपर बात हो रही है यहाँ पे. देखो, होने को तो सभी ऑप्शन, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा ना इसमें भी था हमारे पास में, जब हमने पहला लेक्चर लिया था उसमें भी था ऐसा ही कि वहाँ पे भी कुछ बताना था, मेन थीम बताना था. हाँ, टाइटल बताना था, जो कि हमारे पास में था कॉजेज ऑफ हम हार्ट अटैक, टाइटल दिया था हमने. तो यहाँ भी देखो सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर भी बात हो रही है. ओके, ट्रेंड एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर भी बात हो रही है, रिसाइकलिंग रीयूज पे भी बात हो रही है. लेकिन ज़्यादा सूटेबल, मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है, ये मैगजीन, फैशन मैगजीन में होगा जो कि सस्टेनेबल फैशन पे बात करता है, तो उसके अंदर हो सकता है. ओके, तो मोस्ट लाइकली मतलब चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लाइकली कौन सा है वो हमको यहाँ बताना है. सो आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू. तो ये रहे हमारे 15 क्वेश्चन. और कल के दिन में हमारा 6th डे होने वाला रीजनिंग का लेक्चर है ब्लड रिलेशंस के ऊपर. ये हमारा टॉपिक होने वाला कल के दिन में. सो डू नॉट मिस आउट ऑन टू दैट लेक्चर. और साथ ही में आज का भी अभी लेक्चर बाकी है. व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको क्या मिलेगा, वर्कशीट मिल जाएंगे. तो वर्कशीट्स को डाउनलोड करो, सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो. ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो. ठीक है, सब्सक्राइब कर दो. और डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक कर दो और शेयर कर दो. अपने करना हो तो कर दो अपने और दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हो उनके साथ, ताकि आप भी साथ में ज्वाइन कर सो, आपको भी कंपनी मिल सके. ठीक है, चलो तो डाउनलोड कर लो आप अपना वर्कशीट, उसको सॉल्व करो और मिलते हैं. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.